नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की बड़ी खबरें प्रदेश के विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देवास से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान जगह जगह इस यात्रा का स्वागत हुआ। यात्रा को लेकर सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर है। सिंधिया ने सीएम शिवराज की तारीफ और विपक्ष को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज के नेतृत्व में हर संभव मदद प्रदेश को दी जा रही। विपक्ष गिरगिट की तरह रंग बदलता है। सिंधिया ने विपक्ष पर अफवाह फैलाने के आरोप लगाए। कहा कि कांग्रेस ट्विटर तक सीमित हो गई है। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपीएस बघेल ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कहा कि कैबिनेट विस्तार के बाद सदन में मंत्रियों को परिचय कराया जाता है, लेकिन पूरे विपक्ष ने एक राय होकर मंत्रियों का परिचय तक नहीं होने दिया। इसीलिए सभी नए मंत्री जनता के बीच जाकर लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। उधर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर जन आशीर्वाद यात्रा को चंदा वसूली यात्रा बताया। प्रदेश के मंत्रियों ने दिग्विजय और कांग्रेस को इस पर जमकर घेरा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा दिग्विजय सिंह को जनता के आशीर्वाद से कुछ लेन देना नहीं है। वहीं मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस को चारों तरफ केवल भ्रष्टाचार ही नजर आता है। कांग्रेस नेताओं की सोच संकीर्ण हो चुकी है, इसके चलते अब उनको कुछ और दिखता ही नहीं। आपको बता दें कि कल जन आशीर्वाद यात्रा खरगोन पहुंचेगी और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज भी इस यात्रा में शामिल होंगे। 19 अगस्त को सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर पहुंचेगी। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है। हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करे। 2017 से आज तक 363 ऐसे रूट्स हमने प्रचालित किए हैं जो पहले कभी भी इस देश में नहीं चले। संपूर्ण विपक्ष ने एक राय होकर के इस पर्चे वाली उसको इतना शोर किया कि प्रधानमंत्री पर्चे नहीं करा पाए। ये तय किया गया है कि सीधे जनता से साथ पर्चे करेंगे और जनता से आशीर्वाद लेंगे, इसलिए इसका नाम जन आशीर्वाद यात्रा है। दिग्विजय सिंह जी हो या कमलनाथ हो या कांग्रेस का और कोई भी नेता हो, उन्हें जनता के आशीर्वाद से कोई लेना देना नहीं है। वो तो उस राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, उसके सदस्य हैं जिसने सत्ता में आकर केवल जनता का दोहन किया। जनता से आशीर्वाद लेना ये तो उनके कंसेप्ट में कहीं है ही नहीं। अब जनता को हमारे नए मंत्री ये बताएंगे कि ये चुनाव के लिए आप सबके बीच में जो कांग्रेस आती है, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं ये लोग, इनके मन में कुछ और है, करते कुछ और है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा अलीराजपुर जिले के दौरे पर हैं। वीरी शर्मा का ये दौरा जिले की जोबट विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। वीरी शर्मा ने अलीराजपुर जिला कार्यालय में बंद कमरे में पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा कर उपचुनाव को लेकर रणनीति पर बात की। बैठक के बाद वीरी शर्मा ने कहा बीजेपी जोबट उपचुनाव में इतिहास बनाने जा रही है। प्रचंड मतों से बीजेपी इस चुनाव में अपनी जीत दर्ज करेगी। वहीं चुनाव के समय हावी पार्टी की आंतरिक गुटबाजी के सवाल पर कहा कि बीजेपी में गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं होती। उपचुनाव में जय संगठन की उम्मीदवारी पर शर्मा ने कहा कि ऐसे संगठन पहले भी रहे हैं, ये सब कांग्रेस से लिंक हैं, लेकिन इससे बीजेपी को कोई असर नहीं पड़ता। तो पद्धति होने के कारण से हमारे यहाँ कभी गुटबाजी नहीं होती। आप इसको गुटबाजी मत माना करो। कभी किसी कार्यकर्ता ने कुछ कह दिया तो मनुष्य है जी, मनुष्य है तो मनुष्य की भावनाएं होती हैं। लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश से लेकर के प्रदेश, मध्य प्रदेश के एक एक कोने के अंदर हमारे कार्यकर्ता कोई भी निर्णय करते हैं तो सामूहिकता के आधार पर, हमारी पद्धति के आधार पर निर्णय करते हैं। भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर कांग्रेस को लेकर विवादित बयान दिया। सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस और तालिबान एक सिक्के के दो पहलू हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इसका आशय केवल इतना है कि इस समय पूरे विश्व में घट रही आतंकी घटनाओं की कांग्रेस निंदा नहीं कर रही। वो अपने मित्र देश पाकिस्तान और चीन से अफगानिस्तान में हो रही आतंकी घटनाओं को लेकर कुछ कह नहीं पा रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान और चीन का कई मुद्दों पर समर्थन करती है। क्या इस मामले में भी कांग्रेस पाकिस्तान का समर्थन करती है? यदि नहीं तो कांग्रेस के नेता विरोध करके बताएं।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव और निकाय चुनाव की आहट के बीच छात्र संगठनों ने छात्र संघ चुनाव की मांग तेज कर दी। एनएसयूआई ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की कि सरकार जल्द से जल्द छात्र संगठन चुनाव करवाए। मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से कॉलेज नहीं लगे हैं और इसके पहले छात्र संगठन प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मांग करते रहे। पिछली कांग्रेस सरकार के समय इस बिंदु को घोषणा पत्र में शामिल करने के बाद प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की उम्मीद जागी थी। कांग्रेस की सरकार गिरने के साथ ही कोरोना के चलते 2 साल से कॉलेज लगे नहीं, चुनाव हो नहीं पाए। इस बार सरकार ने 1 सितंबर से शैक्षणिक सत्र शुरू करने की तैयारी की है और ऐसे में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव कराने की मांग उठने लगी। छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि अगर हालात सामान्य होते हैं तो सरकार छात्र संघ चुनाव कराने पर विचार करेगी। हम मांग करते हैं मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव संपन्न कराए जाने चाहिए, ताकि जो छात्र राजनीति, मैं कहता हूँ राजनीति की नर्सरी छात्र राजनीति होती है, उसको पोषण होना चाहिए। अच्छे जो समाज को नेताओं की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए छात्र राजनीति को आगे बढ़ाना मध्य प्रदेश में अति आवश्यक है। हम सामान्य में छात्र संघ चुनाव कराएंगे, लेकिन कोरोना के कठिन काल के कारण से अभी हमारे कॉलेज लगने में भी जो गाइडलाइन का पालन करना पड़ रहा है। हमारा प्रयास है कि जो अभी वर्तमान में जो 50% के आधार पर जो छात्र संख्या का हमने कार्यक्रम घोषित किया है, पहले इसको लागू करें, सने सने उस सब दिशा में आगे बढ़ेंगे। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वो वैक्सीनेशन को लेकर संजय पाठक बात करते दिख रहे हैं। वो लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने बड़े अजीब व गरीब उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में भ्रम था। उन्हें भी वैक्सीन लगवाने के बाद किसी ने कहा कि इससे नपुंसक हो जाते हैं, तो वो भी डर गए थे, लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इस वीडियो को लेकर लोग चुटकी ले रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, सबको जाके वैक्सीन लगवाना, टेंशन बिल्कुल मत देना। जिसने टीका नहीं लगवाया आज जा प्लानिंग कर लीजिए, हम कल परसों नसों के अंदर टीका लगाएं। और कोई भ्रम में मत पड़ना। कई मूर्ख बोलते हैं अरे कहीं नपुंसक ना हो जाए, और आ गया है बीच में। तो मैंने वैक्सीन लगवाई, अब मैं वैक्सीन लगाया तो आके मेरे को बोला भैया वो वैक्सीन से नपुंसक हो जाता, तो मैं टेंशन में आ गया। मैंने 3-4 महीने चेक किया, खुद को कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, सबको जाके वैक्सीन लगवाना, टेंशन बिल्कुल मत देना। बड़वानी के वरला थाना क्षेत्र में काली रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर चालक और दूसरे लोगों को वन कर्मियों के रोके जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। मामले में पुलिस ने सेंधवा से कांग्रेस विधायक ग्यारसी लाल रावत और सेंधवा जनपद सदस्य मुकेश डावर के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और गाली गलौज करने का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अवैध रेत परिवहन के लिए रेत भर रहे ट्रैक्टर चालक को जब वन कर्मचारियों ने रोका तो उसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और बदसलूकी शुरू कर दी। बाद में रेंजर ने वरला थाने में केस दर्ज कराया। इसमें वर्तमान में अभी 2 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है, विधायक ग्यारसी लाल रावत और मोहन डावर के खिलाफ, और उसके बाद आगे विवेचना और नाम बढ़ाए जाएंगे। अभी इसमें ट्रैक्टर जब्त किया गया, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी प्रयास जारी है। तो प्राप्ति देना ना करना। आम जनता पर महंगाई की मार एक बार फिर पड़ रही है और बढ़ रही है। प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर बढ़ गए। गैस सिलेंडर का दाम तकरीबन 25 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया गया। राजधानी भोपाल में एक सिलेंडर की कीमत 840 रुपये 50 पैसे थी, जो अब बढ़कर 865 रुपये 50 पैसे हो गई है। केंद्र सरकार ने गैस के दाम महीने में पहली तारीख को बढ़ाने का निर्णय लिया था, लेकिन 17 अगस्त की सुबह अचानक कीमत बढ़ा दी गई। इससे गैस एजेंसी संचालक भी हैरान है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार से 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये बढ़ा दिए हैं। अभी तक भोपाल में ये सिलेंडर 840 रुपये 50 पैसे में मिलता था, जो अब 865 रुपये 50 पैसे का हो गया। गैस सिलेंडर की कीमत देश की राजधानी दिल्ली से ज़्यादा भोपाल में चुकानी पड़ रही। बीजेपी से नियमित प्रक्रिया बताती है और अपनी सरकार का बचाव कर रही है। कांग्रेस को इस मामले में कटघरे में खड़ा कर रही है।
ये भूपेंद्र गुप्ता ने जारी की। 450 रुपए के गैस सिलेंडर को ये महंगाई की मार कहते थे, आज 850 का सिलेंडर हो गया है। एक गृहिणी के लिए अपना किचन चलाना मुश्किल हो गया है, उसका रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है ये हमारे प्रदेश के लिए स्थिति। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने सब बताया है पूरा। मुझे लगता है कि उनकी बात से मैं सहमत हूं, और उन्होंने जो कारण बताया वो ही कारण है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दाम बढ़ाए, ना सरकार ने दाम बढ़ाए, और जो दाम बढ़ने का सिस्टम है, जिस आधार पर दाम तय होते हैं उसी आधार पर दाम तय हुए हैं। कोई नए सिस्टम, नया कर, नई प्रकार की कोई व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं लगाई। कांग्रेस तो लगातार झूठ बोलने का काम करती है, पहले भी करती रही, आज भी करती है। उसमें खबर है कि 1 तारीख को पड़ती है, केंद्रीय मंत्री का बयान आया है कि मैं तो ये भूपेंद्र गुप्ता ने जारी किया ना। मध्य प्रदेश में गाय पालने में मंत्री हरदीप सिंह डंग के बयान जो इस बारे में आया, इस पर भूपेंद्र सिंह ने समर्थन करते हुए कहा कि सभी को गाय पालनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के गाय पालने पर मॉब लिंचिंग वाले बयान पर कहा कि इस तरह के बयान से मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होती हैं। मुद्दे को सांप्रदायिक रूप देना ठीक नहीं। मंत्री विश्वास सारंग ने भी गाय पर चल रही सियासत को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गौ पालन को बड़े बड़े उद्योगपतियों का धंधा बनाने की कोशिश की, हम गाय पर सियासत नहीं करते। गाय के मामले में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संवेदनशील है, और सबसे आग्रह भी है कि गौपालन करें, गौशालाएं बनाएं और गौ सेवा करें। कभी सियासत नहीं करते गाय पे। गाय पूजनीय है, गाय हमारी पुरातन परंपरा और हमारी संस्कृति की परिचायक है। गौ संरक्षण, गौ संवर्धन ये हम सबका कर्तव्य है, और हमारी सरकार ने लगातार गौ रक्षा के लिए, गौ संवर्धन के लिए, गौ संरक्षण के लिए काम किया है। सुधीर हमारे साथ में भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, एक बयान और बयान के बाद ये तो पता था कि इतनी जल्दी मामला थमेगा नहीं, लेकिन बचाव के साथ साथ अब प्रहार भी बढ़ गया है। बिल्कुल पुनीत, देखिए बात करें तो अनादिकाल से लोगों को शायद ये पता है कि गाय जो है दूध देती है, पर लेकिन भारत की राजनीति की बात करें वर्तमान में, राजनेताओं को पता है कि इससे वोट भी मिलते हैं और वोट भी देती है। लिहाजा इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस या बीजेपी इतनी जल्दी इस पूरे मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और यही वजह है कि गाय को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत एक दिन फिर से गरमाई हुई है। हरदीप सिंह डंग जो सरकार में मंत्री है, कांग्रेस सरकार के समय विधायक हुआ करते थे, और उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है, उसके बाद में आरिफ मसूद का बयान जो सामने आया था मॉब लिंचिंग को लेकर, उस पर भी सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी को पता है कि मॉब लिंचिंग के बहाने कम से कम जो हिंदुत्व का जो एजेंडा लेकर बीजेपी आगे बढ़ती है, उसको इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए। लिहाजा आरिफ मसूद के बयान को लेकर बीजेपी के मंत्रियों के बयान सामने निकल कर आए हैं, और प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके के बयान जो है मॉब लिंचिंग की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। लिहाजा गाय पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लगभग इसी तरीके का तर्क प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने दिया है। पर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से बयान दिए थे, कमलनाथ सरकार का हवाला देते हुए घोषणा पत्र में स्मार्ट गौशाला बनाने की बात की थी, और उसके बाद से स्मार्ट गौशाला का काम मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रुका हुआ है, अब ये लगता है कि कांग्रेस के नेता उस मुद्दे को ज्यादा बनाना चाहते हैं। हरदीप सिंह डंग के बाद में जिस तरीके से गाय को लेकर सियासत गरमाई थी, बीजेपी के तमाम नेताओं की बात करें, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो, इसके अलावा बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह, या फिर दूसरे नेता जो गाय को लेकर लगातार बयान देते रहे हैं और गौपालन को लेकर समर्थन भी कर रहे हैं, कांग्रेस को यह लगता है कि इसी मुद्दे पर बीजेपी की घेराबंदी की जा सकती है, और हिंदुत्व का कार्ड जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहती है। लिहाजा आरिफ मसूद के बयान के इतर कांग्रेस के दूसरे नेता अब कमलनाथ सरकार के समय गौशाला निर्माण का जो ऐलान था, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे, और मध्य प्रदेश की सियासत में गाय पर फिलहाल राजनीति जो है थमती हुई नजर नहीं आ रही है। पुनीत, चलिए, तो इस पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ अब एक दूसरे को नसीहतों का दौर भी जारी है। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जबलपुर स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी में पास फेल घोटाले की जांच क्यों ना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराएं। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए अब तक क्या कदम उठाए। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद मिश्रा और अंकिता अग्रवाल की ओर से 2 अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई, जिसमें यह कहा है कि राज्य सरकार की जांच में पाया गया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में ऐसे कॉलेजेस के छात्रों को परीक्षा में शामिल कर लिया जिनकी मान्यता थी ही नहीं, फेल छात्रों को पास कर दिया, परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं बाथरूम से मिली, प्राइवेट कंपनी को ईमेल भेजकर कई छात्रों के नंबर बढ़वाए गए। मामले की रिपोर्ट आए 2 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन अब तक इसमें कोई कार्रवाई की नहीं गई। इससे प्रदेश के 80,000 डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल छात्रों का भविष्य दांव पर लग चुका है। याचिका में मामले की जांच एक्सपर्ट एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिसर्च टीम से कराने की मांग की गई। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को निर्धारित की गई है। ग्वालियर के इंदरगंज थाने में पुलिस कस्टडी में हुई सटोरियों की मौत के मामले में थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए। मृतक के परिजन ने पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मृतक की पत्नी को नौकरी और मुआवजा देने की मांग की। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। दरअसल 3 आरक्षकों मुकेश शर्मा, श्याम जाट और नीरज यादव सोमवार देर शाम फलका बाजार से सोनू बंसल और उसके एक साथी शंकर को पकड़कर थाने लाए। तीनों सिपाही आरोपी युवकों को थाने की जगह थाने के ऊपर बने मिनी कंट्रोल रूम में ले गए और करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इसी दौरान सोनू की तबीयत बिगड़ गई और उसने उल्टियां की। आनंद फानंद में जयरोग्य अस्पताल ले जाए, डॉक्टर्स ने वहां उसको मृत घोषित कर दिया। आज सुबह मृतक के परिजनों ने इस बात की जानकारी लगते ही हंगामा शुरू कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ने पुलिस ने मारा ना मारा तो इसके खून कैसे निकल जाए और उस थाने में मरा। क्या चाहता मेरी बहू है, बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, नौकरी चाहता हूँ बहू की अपनी। ये प्रकरण थाना इंदरगंज का है और इसमें जुडिशली इंक्वायरी हो रही है। माननीय मजिस्ट्रेट साहब हैं जो अभी पंचनामा की कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें प्रथम दृष्टया थाना इंदरगंज के थाना प्रभारी सहित 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है और पुलिस की एक अपनी पृथक से जांच होगी। उस परिवार की मदद हो सकती है, जो भी मदद संभव हो सकेगी उसके लिए भी निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। एक बड़ी खबर भोपाल से। कुछ ही देर बाद बाढ़ के ऊपर एक बड़ी बैठक होगी। सीएम शिवराज के केंद्रीय दल के साथ ये मीटिंग है। सीएम हाउस में केंद्रीय दल के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ से नुकसान के ऊपर बातचीत होगी। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत इसमें मौजूद रहेंगे। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ गए हैं भोपाल से, हमारे सहयोगी। जी सुधीर, बताएं क्या अपडेट मिला है? देखिए पुनीत, बिल्कुल कल और आज 2 दिन के ग्वालियर चंबल इलाके में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद में केंद्रीय अध्ययन दल की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में अब से कुछ देर बाद सीएम हाउस में बैठक शुरू होने वाली है और प्रदेश के जो राजस्व मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, उनके साथ मध्य प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। केंद्रीय दल की ओर से अगर बात करें तो गृह विभाग के जो संयुक्त सचिव हैं सुनील कुमार वर्डवाल, इसके अलावा वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार अभय कुमार, इसके अलावा बात की है कृषि विज्ञान कल्याण मंत्रालय के ए.के. तिवारी जो कि डायरेक्टर हैं डीपीडी के, और मनोज तिवारी अधीक्षण यंत्रण नर्मदा घाटी संगठन जल शक्ति मंत्रालय, डी.के. शर्मा सड़क परिवहन मंत्रालय और आर.के. श्रीवास्तव अंडर सेक्रेटरी ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन अधिकारियों की मौजूदगी के साथ में चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में बीते दिनों जिस तरीके से ग्वालियर चंबल इलाके के अंदर बाढ़ और बारिश से जो नुकसान हुआ था, चाहे फसलों के नुकसान की बात करें, जानमाल के नुकसान की बात करें, प्रदेश सरकार के जो सड़क और जो पुल पुलिया थे उनके नुकसान की अगर बात करें, उनका आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आग्रह पर यह टीम 2 दिनों से दौरा कर रही थी और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी बाढ़ के आकलन जो है नुकसान का लगाया गया है। लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक तौर पर लगाया है। पर केंद्रीय अध्ययन दल जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा उसके आधार पर केंद्र सरकार सहायता करेगी। लिहाजा केंद्रीय अध्ययन दल की रिपोर्ट के बाद में प्रदेश सरकार भी अपनी रिपोर्ट को साझा करेगी और इस बैठक के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो लोग प्रभावित हुए हैं, केंद्र सरकार से उनकी जल्द मदद जो है वो की जाएगी। पुनीत, शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो सीएम शिवराज केंद्रीय दल के साथ बैठक करेंगे आकलन पर और जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी इसे केंद्र को सौंपने के बाद वहां से ही राहत पैकेज का ऐलान होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।